नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे जाति की लड़ाई एमएलसी पर आई। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है, ये जानते हुए भी कि जीतने के लिए पर्याप्त संख्या यानी नंबर्स उनके पास नहीं है। समाजवादी पार्टी का मैदान में आने का कारण जातिगत समीकरण है। पार्टी ने अपने जो 2 प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से एक दलित और दूसरा अति पिछड़ा समुदाय से है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर और कुर्मी समुदाय से हैं। दलित और अति पिछड़े समुदाय के मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है, इसलिए इन 2 समुदायों से उम्मीदवारों को उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश की है। उधर भाजपा भी ठाकुर और कुर्मी वोट को जोड़े रखना चाहती है। जिन 2 एमएलसी सीट पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से एक पर एमएलसी रहे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अब सिक्किम के राज्यपाल हैं, जबकि दूसरी एमएलसी बनवारी लाल दोहरे के मृत्यु के बाद खाली हुई है। इन दोनों सीटों पर एमएलसी चुनाव में चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी को क्या लाभ होने वाला है और सत्तासीन भाजपा जातिगत समीकरण से क्या फायदा उठा सकती है, जानने की कोशिश होगी, चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर जो प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं वो सुन लीजिए। पार्टी के दोनों हमारे प्रत्याशी विजय प्राप्त करने वाले हैं और अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी नामांकन करेगी, अभी किया नहीं है, लेकिन अगर वो नामांकन करेंगे तो मैं सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के साहसी सराहना करूँगा कि अभी नगर निकाय चुनाव में धूल चाटने के बाद कमल का फूल खिलाने के लिए नामांकन करें और संख्या बल 403 और आपका 274 है, उसके बावजूद मैंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं, अभी किया नहीं तो अभी कोई आ रहे हैं, अगर आएंगे वो करेंगे तो उनके साहस की मैं सराहना करूंगा। हमेशा से वो वहाँ अभी नगर निकाय के चुनाव में फूल चाट चुके हैं, फूल खिला चुका है। मैदान पर खड़े व्यक्ति की राजनीति करती है और ऐसे व्यक्ति को बढ़ाने का काम हरदम आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया और वही काम आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या नामांकन कराने अखिलेश यादव जी जाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन हम सब लोग जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे और मुख्य सचेतक हैं, हम स्वयं रहेंगे वहाँ पर। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें कुछ कागज में कमी रह गई थी, अब की बार ऐसी गलती तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल, पिछली बार भी हम लोगों ने देख करके दाखिल किया था, लेकिन कोई त्रुटि रह गई होगी, उसको पूरी भली भांति देख करके ही हम लोग कागज का दाखिला नामांकन का कराएंगे। क्या सत्ता पक्ष के विधायकों से भी वोट कास्ट करने के लिए आप अपील करेंगे? देखिए, विधान परिषद का चुनाव है, उच्च सदन का चुनाव है, वहाँ बैठे हुए लोग राज्य के लिए कानून बनाते हैं, राज्य की बेहतरी के लिए सोचते हैं और ऐसे मुद्दे पे हम समझते हैं कि सारे विधायकों को अपनी दिल की आवाज़ पर कमज़ोर आदमी को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को अपना समर्थन देना चाहिए। तो दिल की आवाज़ सुनिए और चुनिए जो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि विधान परिषद उच्च सदन जहां से बहुत कुछ होता है राज्य के हित के लिए, राज्य की जनता के हित के लिए। लेकिन फिलहाल पार्टियों का इसमें क्या हित है जान लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं शरद त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत करती हूँ शरद जी आपका। और साथ ही हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत। शरद जी, सबसे पहले आप ही से समझना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है जातिगत समीकरण साधने की दोनों दलों ने बहुत कोशिश की है। वो बात अलग है कि सपा के पास नंबर्स नहीं थे, उसके बावजूद भी वो अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं मैदान में। इसके पीछे साफ तौर पर नजर आता है और नजर ये भी आता है कि अगर जातियों को ही साधना है तो अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं गए। ऐसे में आप लोगों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि जातियों को आगे बढ़ाना है, अपने वोट बैंक को जाने नहीं देना है, इसलिए आपने कैंडिडेट्स चुनकर उतारे। कहिए। देखिए, हम लोगों का कोई भी किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय या क्षेत्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट चुने जाते हैं वो काबिलियत पे, शख्सियत पे, मेहनत पे और लोकप्रियता पे, वो किस तरह का उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, किस तरह के विकास के उन्होंने दिशा दी है उत्तर प्रदेश को, उसके ऊपर चुने जाते हैं। किसी जाति वर्ग से कोई लेना देना नहीं है और ये हम शुरू से कहते आए हैं। सिर्फ विकासी के मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा था और पिछले 9 साल में 2 निकाय चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव, हर एक में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है।
हम इसी तर्ज पे आगे भी काम कर रहे हैं। और ये जो चुनाव है इसमें जाति के समीकरण बैठा रहे थे, जो धर्म के समीकरण बैठा रहे थे, उनको जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है कि साहब आपने इतना अच्छा काम किया है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं, विपक्ष में बहुत अच्छा काम किया है। तो वो अभी तक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और अभी भी वो यही कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे। देंगे क्या, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ एक ही मुद्दे पे चुनाव पर अभी पिछले 9 साल में लड़ा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह बाहर किया जाए, और जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं वो भी इसीलिए बैठा रह जाए। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी, उत्तर प्रदेश के हर जन की पार्टी है, जनमानस की पार्टी है। हमारा किसी जाति संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। हम हर बार इसी बात को दोहराते हैं और इसी बात पे हमको जनता चुन के लाती है। तो आपको लगता है कि जिन कैंडिडेट को आपने उतारा है, जिसमें पद्म सेन चौधरी साहब हैं, मानवेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट इस सीट के लिए था ही नहीं या उम्मीदवार बनाया नहीं जा सकता था? त्रिवेदी जी, उनकी काबिलियत, उनकी लोकप्रियता, उनकी मेहनत के ऊपर उनको चुना गया है, उनकी जाति या धर्म के ऊपर नहीं चुना गया। हम कभी भी जाति धर्म के आधार पे कोई चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। पंकज दस्तोगी जी आपको दिखाई देने लगे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत। जयप्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा से। जयप्रकाश जी आपका भी स्वागत करती हूँ। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। रत्नेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास ही जा रही हूँ। पंकज दस्तोगी जी, क्या समझाएंगे आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये MLC का चुनाव है जिसमें नंबर्स है नहीं सपा के पास, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, मैदान में ताल ठोक दी है। लेकिन इधर हम ये भी समझे तो जातियों को साधने की कोशिश इस चुनाव में की गई है। 2024 से पहले हर एक स्टेप राजनीतिक दलों का चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा, ये माना जाए, और इसमें भी कुछ ना कुछ जरूर खोज निकाला होगा पार्टियों ने। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो पारुल जी एक बात तो स्पष्ट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद है, और विधान परिषद जो है उच्च सदन है जिसके में 100 सीटें होती हैं। और ये एक भी जो उसके विधान परिषद सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, और दूसरे साल उसके 1/3 मेंबर अवकाश ले लेते हैं। इस तरह की उसकी संरचना, जिसमें 36 सीटें करीब जो है BDC मेंबर और जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख देते हैं, उनसे चयन होता है। बाकी आपके स्नातक क्षेत्र की सीटें आती हैं, शिक्षक वर्ग के लोग वोट देते हैं, उनकी सीटें आती हैं, और विधायकों के द्वारा भी चुनाव किया जाता है। उनकी संख्या बल के आधार पर विधायकों के द्वारा MLCओं का चयन किया जाता है। तो ये जो 2 सीटें जिन पे उपचुनाव हो रहा है, ये आपके लक्ष्मण आचार्य जी जो सिक्किम के महामहिम राज्यपाल बना दिए गए हैं, और बनवारी लाल दोहरे जिनका निधन हो गया था, और उनके निधन के पश्चात ये दोनों सीटें, और ये आपके सिक्किम के राज्यपाल बनने के कारण, लक्ष्मण आचार्य जी के कारण ये 2 सीटें रिक्त हुई जिसपे ये चुनाव हो रहा है। और अगर ये विधायकों के द्वारा चुने हुए चुनने का, नहीं, मैंने कहा कि विधायकों की संख्या को लेकर अगर चुनाव की बात है तो वो नंबर सपा के पास नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं जिनमें कति पिछड़ा वर्ग है तो दूसरा दलित। वो दलित और पिछड़े वर्ग की हितैषी है। समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी भूल गई कि 2022 के इलेक्शन में फतेह बहादुर यादव जो उनके उन्नाव में थे, उनके घर से एक दलित महिला का बलात्कार होने के बाद उसका शव बरामद हुआ था। जब वो योगी आदित्यनाथ के घर पे गई थी तो उसका शव बरामद हुआ था, सबने उसको देखा था 2022 के अभी विधानसभा के चुनाव में। और वो बेकायदा यहाँ पर अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे उसकी माँ लेट जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास जाने के बाद उस महिला की पुत्री का शव उसी के जो फतेह बहादुर जो समाजवादी पार्टी के नेता है उन्नाव के, उनके हाथे के अंदर से बरामद हुआ था, जो हाथे के अंदर से। हंसिए मत जयप्रकाश जी, हंसिए मत, हंसने से काम नहीं चलेगा, हंसने से काम नहीं चलेगा। आप लोग सीधे अपराधियों के पोषक हैं। आज आपकी पार्टी से सांसद है अतीक अहमद, क्या हुआ? 101 मुकदमे में किसी मुकदमे में कन्विक्टेड हुए, मुलायम सिंह उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। तो इस तरह की बात आप ना करें कृपा करके। आप लोगों के ठीक है, टॉपिक पर रहिए सर, डिरेल मत होइए। जो मसला है हमारे दर्शक उसी पर ये बात करना चाहते हैं। प्रवक्ता का ऐसे विश्लेषकों को क्यों बुला लेती हैं आप, जिनका कोई बारी बारी पर अपनी बात रखिए। रुक जाइए दस्तोगी जी,
सिर्फ हम रस्तोगी जी, 2024 जो को टॉपिक है, जो मद्देनजर मसला है, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम उस पर ही रहें, बेहतर है। ये तो आपको देखना चाहिए, नहीं तो आवाज बंद करिए इस आदमी की। नहीं प्लीज सर, आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मैं ये कह रहा आप भी जितने सम्माननीय हैं, जितने रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, उतने रस्तोगी जी भी हैं। ये आपका काम है, आपका काम है। जैसे ये पार्टी के वरिष्ठ हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं। एक सेकंड रस्तोगी जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। बुला लेती हैं। और इस तरह की उलझन में जयप्रकाश बातें मत पांडे जी। करिए। उलझन में टिप्पणी मत करिए जयप्रकाश पांडे, जबरदस्ती ठीक की है, बातें एक ना सेकंड करिए। रुक जाइए इस सर। बार क्या? भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, रुक जाइए नहीं, वापस आ रही। क्या करते? कांग्रेस की तरफ जारी, रुक जाइए। बाकी मेहमान भी हैं, उनसे भी बात करनी होगी। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा, अब एमएलसीज का चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है नंबर की बात होती है तो विधायकों के मामले में तो बहुत पिछड़ गए हैं आप लोग। और अब जब दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो क्या आप इसे जातिगत समीकरण के साथ साधना कहेंगे? रस्तोगी साहब, एक सेकंड, रस्तोगी साहब प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। रत्नेश जी कहिए। रत्नेश मिश्रा। देखिए पारुल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास विधानसभा में उतने नंबर्स नहीं हैं कि हम अपने कैंडिडेट को उतार सकें, और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं। और हमें लगता है कि हमारे जो दो विधानसभा के सदस्य हैं, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र चौधरी जी और आराधना मिश्रा मोना जी, वो स्वतंत्र हैं कि वो किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। उनको भी वोटिंग करनी है, वो अपना वोट किस कैंडिडेट को देंगे। क्योंकि देखिए उच्च सदन का मामला है, और उच्च सदन के सदस्यों का, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहां कहीं ना कहीं पार्टीगत नीतियों से हटकर लोग मतदान करते रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं जब रस्तोगी जी को सुन रहा था तो देखिए वो पांडे जी इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रस्तोगी जी का मुकाबला हमसे और आपसे नहीं है, रस्तोगी जी का मुकाबला त्रिवेदी जी से है, क्योंकि त्रिवेदी जी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी एमएलसी बनना चाहेंगे और रस्तोगी जी भी एमएलसी बनना चाहेंगे। तो इन दोनों को आपस में टकराने दीजिए, ये करते हैं ऐसा क्योंकि ये योगी जी और आप मोदी टकराने के लिए मैदान में भी तो आ जाइए सर। कि आपके प्रवक्ताओं दो से अच्छा संख्या के हम साथ आप मैदान में आ ही नहीं सकते हैं। टकराने के लिए मैदान में भी तो आना पड़ेगा। क्या करिए, हम लोग एमएलसी के उम्मीदवार हैं ना, हम लोग को राजनीति करना है, हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकार ही रहेंगे। ये और समझ प्लीज लीजिए। मैं अपने दर्शकों के सामने आप लोगों से निवेदन करती हूँ, पर्सनल लेवल पर मत जाइए। रत्नेश जी, पर्सनल लेवल पर पर्सनली आप अटैक नहीं करेंगे किसी भी गेस्ट को। नहीं, मैं आपको फिर म्यूट कर दूंगी अगर आपने पर्सनली अटैक किया किसी भी मेहमान को। हमें अपनी खुद की ही लिमिट्स को ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं, आप। आपका किसी से पर्सनल कोई खुन्नस या इंटेंशन नहीं है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि पर्सनल अटैक नहीं कीजिए किसी के ऊपर। मैंने बस इतना ही तो बताया कि आपसे जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब दिया मुझे। पत्रकार है तो क्या किया जा सकता है? मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आपने उसका जवाब दिया। जातिगत समीकरण को लेकर इस पूरे चुनाव को देखा जा रहा है, इस पर आप कोई प्रतिक्रिया देंगे? जब सपा के पास नंबर नहीं है उसके बाद भी कैंडिडेट उतारे, उसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? सवाल जो है उस पर जवाब दीजिए। ये आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछे ना, मेरी पार्टी ने तो कैंडिडेट उतारा नहीं है। यानी आपका कोई एंगल ही नहीं उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वहां की पॉलिटिक्स को लेकर। कांग्रेस का वाकई कोई लेना देना नहीं है, वहां के दिल्ली के नेताओं ने तो आना छोड़ ही दिया है। अब आप लोग भी अपना अपना यूपी को लेकर इंटेंशन ही मत रखिए, ठीक है? हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे 24 मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, क्या ऐसे आप जातिगत समीकरण से तोलकर देखना चाहेंगे? देखिए, इस देश में अगर जातिगत राजनीति को कोई वर्तमान में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भैया आपके पास क्या ब्राह्मण चेहरा नहीं था? क्या आपके पास ओबीसी चेहरा नहीं था? आपने किसी ब्राह्मण को एमएलसी का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया, जबकि ब्राह्मणों ने 92%। ठीक है, ये आपका ये सवाल ठीक है, और अपने जो मुद्दा है आप उसी के इर्द गिर्द बात कीजिए, ठीक है? आप ही का सवाल लेकर मैं त्रिवेदी जी के पास जा रही हूँ। आ रही हूँ। जाति की तो ब्राह्मण वोट बैंक जो है उसने बीजेपी को 92% ब्राह्मणों ने वोट किया विधानसभा में। ठीक है, तो क्या एक अदद एमएलसी की सीट नहीं मिली ब्राह्मण समुदाय के लोगों को? बहुत सही सवाल। त्रिवेदी जी, जनता पार्टी ब्राह्मणों के विरोध में है। ठीक है, सवाल कर लिया आपने। रत्नेश जी, एक सेकंड जवाब लेने दीजिए। त्रिवेदी जी जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा सा, उसके बाद मैं सपा के पास जाऊंगी। कहिए।
पारुल जी, मिश्र जी ने शायद सुना नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था कि जाति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जो जाति धर्म की राजनीति करते हो उनको जनता ने उनकी जगह पहुंचा दिया है, वो अभी भी करें, हमें पूरा स्वागत है। वो मिश्रा जी को खड़ा करें, वो खड़ा करें, वो ठाकुर साहब खड़ा करें। अपनी बारी का इंतजार कीजिए रत्नेश जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। फ्लक्चुएशन हो रहा है, आप लोगों की आवाज क्रैश हो रही है, रुक जाइए, आवाज क्रैश हो रही है सर, अपनी बारी का इंतजार कीजिए और तभी बोलिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास त्रिवेदी जी। लेकिन ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अगर हम बात करें आपके फेसेस की, तो एक ठाकुर बिरादरी से आता है तो दूसरा कुर्मी समुदाय से आता है, और ये सभी जानते हैं कि आप कुर्मी वोटर्स को जाहिर सी बात है साधना चाहेंगे, इसलिए ही आपने एक चेहरा कुर्मी का भी आपने कैंडिडेट में चुना है। देखिए पारुल जी, हर व्यक्ति भारत का जो रहने वाला है वो किसी न किसी जाति या धर्म का होगा। हम जिसको खड़ा करेंगे बता दिया जाएगा कि साहब आप उस जाति के हित में या उस जाति के खिलाफ हैं। आप देखें कि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई की गई तो डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब हमने अंकित गुर्जर, आकाश जाट पे कार्रवाई करी तो हम ओबीसी के खिलाफ थे। जब कानपुर पे दबिश डाली गई व्यापारियों के ऊपर, आरोपों का जवाब आपके जो कार्रवाइयां हैं उनसे मिलता रहा, आपका ये कहना है। ठीक है सर, लौट रही हूँ। जयप्रकाश पांडे जी, क्या कहेंगे आप, जब संख्या ही नहीं है, नंबर्स ही नहीं है, उसके बाद भी कैंडिडेट्स का उतारना, आप जानते हैं कि आप हारेंगे? अब ये तो अच्छा सवाल है निश्चित रूप से, लेकिन उसके पीछे भी कारण है। और मुझे लगता है हम आपके चैनल पे 10-15 डिबेट किए हैं, ये बड़ा अच्छी डिबेट होती है, तो थोड़ा इस पे ध्यान रखा करिए, क्योंकि हम तू मैं वाली डिबेट करते ही नहीं। और सर इसीलिए मैं खुद भी कहती हूँ कि आप अपनी बारी पर बोलिए। अगर आपको कोई भी ऐसा विशेषज्ञ है जिसका पूर्वाग्रह है किसी के प्रति, तो जैसे वो आपका काम है कि हम भी कुछ ऐसी स्तर पे गिरते हैं तो हमारा आवाज म्यूट करिए। अगर झगड़ा करने मछली मंडी के लिए मैं डिबेट नहीं करता, व्यक्तिगत मत होइए, आप अपनी बात रखिए ना। जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आप आए हैं उस पर बात रखिए, व्यक्तिगत मत होइए सर। रुक जाइए रस्तोगी जी, 1 सेकंड रुक जाइए। रस्तोगी जी 1 सेकंड रुक जाइए, अब उनकी बारी है, बोल लेने दीजिए उन्हें। आपने किस तरह से बोला? अरे भाई, कैसी डिबेट, ऐसी डिबेट मैं नहीं करता, आपका काम है, या तो मुझे बोलने दीजिए, वरना पार्टी का कोई। आप व्यक्तिगत मत होइए, आप टॉपिक पर बात कीजिए। संख्या बल नहीं है आपके पास, उसके बाद भी आपके उम्मीदवार मैदान में क्यों? ये मेरी बात सुनिए। हाँ, हमारा पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी अगर ये बीजेपी के भाई कुछ बोल दें, कांग्रेस के बोल दें, तो वो उसका एक स्तर होता है। भारत में किसी डिबेट में प्रकाश जी, जो मेहमान हैं वो अपने ओपिनियन क्या रखते हैं उस पर किसी का कोई बस नहीं है। जो पत्रकार है या बीजेपी है या कांग्रेस है, वो कभी कभी आपकी भी टांग खिंचाई करते हैं कांग्रेसी, तब तो अपना बोलते होंगे। नहीं तो आप इस तरह बोलेंगे? अभी छोड़िए, वो अपना ओपिनियन सबका है कि किसको क्या बोलना है, हम लिखकर पढ़कर नहीं बता सकते किसी को। वो क्यों बीच में इंटरप्ट देगा? रस्तोगी जी 1 सेकंड, रस्तोगी जी प्लीज काम डाउन। कैसे कर सकता है कोई? अगर आप बात नहीं करना चाहते जयप्रकाश जी इस टॉपिक पर, इस मसले पर आप जवाब नहीं देना चाहते कि आपके पास संख्या कम है, उसके बावजूद भी आपके कैंडिडेट मैदान में है, अब बताइए। हमारे बीच में पार्टी के अलावा कोई विशेषज्ञ के नाम से बैठे कि आवाज बीच बीच में आएगी बिना मेरे बोले। आप अपनी बात रखिए ना, आप खुद ही शुरुआती दौर से व्यक्तिगत हो रहे हैं, आप शुरुआत से व्यक्तिगत हो रहे हैं। वो पत्रकार है, उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। आप विशेषज्ञ की बात चला लीजिए, आपको मुबारक। जयप्रकाश जी, हर एक शख्स का अपना ओपिनियन होता है, वो आपके ऊपर है कि आप किसी चीज को लेकर बात करना चाहते हैं। हम नहीं समझा सकते ना, हम नहीं पढ़ा सकते किसी को ना, आप पढ़ा सकते हैं कि कौन क्या बोलेगा। गंगा, सारे बड़े राष्ट्रीय चैनलों में विशेषज्ञ की एक मर्यादा होती है, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं मर्यादा बात ही नहीं कर रही हूँ सर, मैंने ये कहा कि हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, किसी को सिखा नहीं सकते। आपको सवाल का जवाब देना है जयप्रकाश जी, सवाल का जवाब आपको देना है या नहीं देना है? जो सवाल आपसे पूछा गया, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए कि क्यों आखिर नंबर नहीं होने के बावजूद भी आपके कैंडिडेट है मैदान में, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? बता रहा हूँ, प्लीज डिस्टर्बेंस मत कीजिए। कौन बात कर रहा है? आप डिबेट में प्लीज अटेंशन रखिए। जो भी हमारे मेहमान है, कौन अभी नेक्स्ट फोन पर बात कर रहा है, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पाखंडी पार्टी है
जो प्रदर्शित करेगी कि हम पिछड़े को उतारे हैं। इनका पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए। पिछले एमएलसी में बनारस से सुदामा पटेल पिछड़ी बिरादरी को कैंडिडेट बनाया, आजमगढ़ में अरुण कांत यादव को कैंडिडेट बनाए, इनके घोषित थे। लेकिन बाबा जी ने अपने सजातियों को जिताने के लिए, वो भी ब्रिजेश सिंह की पत्नी बनारस से, मोदी जी का क्षेत्र है, सबसे बड़ा माफिया भारत का, उसकी पत्नी को जिता दिया और आजमगढ़ में अरुण कांत यादव को हरा के इन्होंने रिशु सिंह को जिता दिया, जो पार्टी से निकाल दिए गए थे। तो हमारी पार्टी इस बार इनका और ये चेहरा केवल यही पिछड़ा विरोधी नहीं है, ये भगवान राम का नाम लेंगे। लेकिन आप ये मैं नहीं कह रहा हूं, लल्लू सिंह सांसद ने लिख दिया, पूरा अयोध्या की जमीन लूट लिए, 40 अवैध कॉलोनाइजरों में इन्हीं के विधायक गोरखनाथ, इन्हीं के विधायक वहां से गुप्ता जी, और इनके मेयर मतलब पाए गए 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ में बेचे। रामराज का नाम लेंगे, ये सबसे ज्यादा स्लाटर हाउस उत्तर प्रदेश में चलता है, 5 करोड़ की रंगदारी इनके मंत्री लेते हैं और 72 प्लाट वाले मंत्री हैं। लेकिन भगवान राम की संख्या बल नहीं है, उसके बाद भी आपके उम्मीदवार मैदान में हैं। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप अपने ही कैंडिडेट को जानते बूझते हुए भी मैदान में उतार रहे हैं और हरवा रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्यों उतार रहे हैं, हार के भी कैसे जीतेंगे। हमको दलितों पिछड़ों को ये मैसेज देना है। मैडम आप सर्च कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में 33%, 4% आबादी योगी जी की है। ये जो ब्राह्मण भाई बैठे हैं त्रिवेदी जी, इनके हम ज्ञान पे क्या कहें, 33%। ये कह रहे हम जाति धर्म नहीं देखते, पूरा उच्च सदन को राजपूत सदन आपने बना रखा, क्या मजाक है। कहां गए पिछड़े दलित? ब्राह्मणों से तो इनको घृणा है, उनको रसातल में पहुंचाना चाहते हैं। ये तो शोक संदेश तक देने की क्षमता नहीं रखते। अभी एक हरिशंकर तिवारी जी मरे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको शोक संदेश मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। और 2 प्रवक्ता इनके, एक प्रवक्ता मरे थे डॉक्टर। यानी एमएलसी चुनाव से पहले कोई मौका ही नहीं मिला जहां आप अति पिछड़ा वर्ग को साध सकें या उन्हें ऊपर लेकर जा सकें। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं लगा आपको? तो ये बात कर रहे हैं, तो हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि सुदामा और अरुण कांत की पुनरावृत्ति अगर पिछड़ों दलितों में होती है तो भाजपा का असली मनवादी चरित्र आ जाए कि पिछड़ों का नाम लिया जाता है, लेकिन उच्च सदन में जवाब दीजिए क्यों है? कहां गए पिछड़े, कहां गए दलित? आप मुख्यमंत्री भी बने, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका संदेश आप जरूर देना चाहते हैं, वो तो साफ समझ में आ गया कि आप दलितों को ये बताना चाहते हैं कि आप उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। वो बात अलग है कि आपके कैंडिडेट हारेंगे, आपको पता है। ठीक है, बाबा साहब ने तो 40 में लिख दिया था कि हिंदूवादी ताकतें अगर आएंगी तो पिछड़े और दलितों, और जो इससे पहले कोई मौका ऐसा लगा नहीं आपको? इससे पहले कोई मौका नहीं लगा एमएलसी चुनाव को लेकर? आपको लगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, त्रिवेदी जी कहिए। बहुत प्रभावित हुआ। जयप्रकाश जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ये इसको वो धरती पे उतार दे, इसको सदन में लेके आए और ये अगले बार जब चुनाव हो तो ये कह दें कि साहब या तो दलित बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या जो इनके सेकुलर लोग हैं उनमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये कह दें कि साहब अतीक अहमद को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये कह दें कि साहब हम बहन जी को हम सपोर्ट करेंगे। जब एक आदिवासी समाज की महिला जो हमारी माननीय राष्ट्रपति बनी है, उनके चुनाव में भी ये उनके खिलाफ गए थे। अरे अगर आप दलित प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, हम बड़े प्रभावित है, पूरा प्रदेश। जयप्रकाश जी बड़े अच्छे मुखर और प्रखर वक्ता हैं। अगर इनकी कितने % टिकट आप अति पिछड़े वर्ग को देने वाले हैं जयप्रकाश जी? कहना चाहेंगे कुछ इस पर? जब हम दलित को, ठीक है, उसके बाद दस्तों की आपके पास आ रही है। जयप्रकाश जी, कितने % टिकट आप देने वाले हैं आने वाले चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को? सोच है, उनको चप्पल उतरवा दिया गया लोक भवन में। तो हमारा तो नेता पिछड़ी जाति से ही आता, उसको लोग दलित की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम कितनी सीट देते हैं वो मसला नहीं है, हम तो पूरी की पूरी लड़ाई ही पिछड़े दलितों की लड़ते हैं। इनको दिखाना है, ब्राह्मणों से तो दुश्मनी निकालना है, इनके पार्टी के ब्राह्मणों को मुबारक हो। लेकिन सवाल लेकिन ये कैसा आपका सपोर्ट है कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि हम अति पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आप दलितों के साथ हैं, और दूसरी तरफ आप सपोर्ट में भी दिखाई नहीं देते। लेकिन मुख्यमंत्री इनके राज परिवार का ही बनेगा, दूसरा आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आप भारत के उत्तर प्रदेश के, क्या आप मध्य प्रदेश के भी ग्रामीण समुदाय को जानती हैं, तो पिछड़े और दलितों पे जो नियंत्रण, निषेध या फिर अपमान की शर्तें थोपी जाती है, सामाजिक परंपरा में बराबर होती है। जी, राष्ट्रपति जी का चुनाव, ये तमाम चीजें हैं ना जो सवाल के साथ आपके सामने खड़े हो जाते हैं।
इस पर भी आपको फिर सफाई देनी पड़ेगी कि आप वहां दलितों के साथ नहीं है, लेकिन अपनी जब सीट जो हार रहे हैं आप वहां पर आप दलितों के साथ हैं, आप अति पिछड़ा होते। 30 सेकंड रत्नेश जी, 30 सेकंड प्रस्तुत कर रहे थे, तो आप एकदम सतही विश्लेषण नहीं कर सकती हैं। पिछड़ा हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में दलितों के रक्षक के रूप में होता है, वो मनुवादियों की तरह दलितों के चप्पल नहीं अपनी नियत साफ रखनी चाहिए ना सर, कि एक तरफ जब द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हो रहा था उस वक्त आप लोगों ने अपना ये प्रेम नहीं दिखाया। अरे हम लड़ाई ही लड़के आए हैं। भारत की अगर लड़ाई देखेंगी, जो मंडल आयोग की लड़ाई है, डॉक्टर लोहिया की, नेताजी की लड़ाई है, चुनकर आप उनके बढ़ावे की या उनके उद्धार की बात करते हैं कि आपके होंगे तो उद्धार करेंगे, आप नहीं होंगे आपके तो आप उद्धार नहीं करेंगे उनका, नहीं चाहेंगे उनका उद्धार। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना होगा। जयप्रकाश जी, कॉन्सेप्ट आपकी पार्टी का क्लियर नहीं है ना? रत्नेश जी 30 सेकंड कहिए, 30 सेकंड रत्नेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हमारी पार्टी के दोनों विधायक जो हैं वो सेकुलर वादी ताकतों के साथ खड़े होंगे सदन में, और हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को मैंने एक सवाल शुरुआत में भी आपसे पूछा था कि आप इस पर क्या अपनी राय प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, आपकी पार्टी का पक्ष इस पर क्या होगा कि संख्या बल नहीं है, उसके बाद भी कैंडिडेट सपा के मैदान में है, इस पर आपने कुछ नहीं कहा? देखिए, समाजवादी पार्टी उस स्थिति में है कि वो सदन में पिछड़े और दलित विधायकों से आह्वान करके उनकी आवाज को उच्च सदन में मजबूत कर सकती है। और पारुल जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उसमें पार्टी लाइन से ऊपर जाकर मतदान किया जा सकता है। तो ये तो जयप्रकाश जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों के लिए जी क्या बताएंगे आप दर्शकों को, क्या बताएंगे आप दर्शकों को, अगर आह्वान किया जाता है सपा की तरफ से तो क्या सपा के नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फासला है? देखिए, बहुत मुश्किल है, और समाजवादी पार्टी दलितों के प्रति दोहरा मापदंड अपनाती है। इसीलिए देखिए, ओम प्रकाश राजभर जिनकी सुहेलदेव राजभर पार्टी है, जिन्होंने कोलिशन करके 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और अच्छी खासी सीटें वो लाए, और अति पिछड़ों की बात करने वाली ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने अंतोगत्वा अखिलेश यादव का दामन छोड़ दिया और गठबंधन टूट गया। तो ये इनका अगर अति पिछड़ों के प्रति और दलितों के प्रति प्रेम होता तो ये इस तरह की स्थिति नहीं आती। तो समाजवादी पार्टी का तो शुरू से ही दोहरा चरित्र रहा है, इसीलिए दलित इनके साथ नहीं जाता है। और चुनाव आए, हर जाति के लिए प्रेम लेकर आए, 2024 में अपनी पार्टियों को साबित करना है, स्थापित करना है, एक अच्छा वोट बैंक अपने पास रखना है, इसलिए भी मशक्कत हो रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां जाति की लड़ाई एमएलसी पर आई। एमएलसी चुनाव है, 2 सीटें, उपचुनाव होंगे यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा चर्चा इस चीज पर हो रही है कि सपा के पास वो नंबर नहीं है, वो जादुई आंकड़े नहीं है, उसके बावजूद भी वो एमएलसी यानी विधान परिषद के लिए अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, जानते हुए कि उनके पास नंबर नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1-2 नंबर का ही गेम हो, ये बड़ा फासला है जिसे पूरा करना शायद मुमकिन नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इससे कई संदेश जाते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि वो चाहते हैं कि अति पिछड़ों का दलितों का उद्धार हो, लेकिन ये अति पिछड़ों का दलितों का उद्धार समाजवादी पार्टी क्या चूज करती है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि एक तरफ उनका दलित प्रेम दिखाई देता है जब वो वहां अपने उम्मीदवार उतारते हैं जहां पर वो जीतेंगे नहीं, और दूसरी तरफ वहां सपोर्ट नहीं करते हैं जहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और कई ऐसे मसले, ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी चर्चा हो रही थी, उनको भी अब अलग कर दिया गया, पार्टी से गठबंधन टूट गया। तो कई सारे ऐसे मसले हैं जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और समाजवादी पार्टी को इस पर सफाई देनी पड़ती है। बहरहाल अब देखना होगा एमएलसी चुनाव में आगे भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच किस तरह के दाव पेच होते हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।